नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, उसकी स्थिति या उसके विस्तार को लेके क्या हमें पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में अध्ययन किया था और उसी श्रृंखला में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, चाहे वह कोई महाद्वीप है, चाहे वह कोई देश है, चाहे वह कोई राज्य है। यदि हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण हम दो प्रकार से करते हैं। एक कहलाती है उसकी खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति और दूसरी कहलाती है उसकी भौगोलिक स्थिति। अब देखिए, खगोलीय स्थिति की बात करें तो हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की खगोलीय स्थिति का निर्धारण किससे होता है? ग्लोब से होता है। और ग्लोब क्या है? ग्लोब जो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, उससे हम किसी स्थान की खगोलीय स्थिति का निर्धारण करते हैं, इसीलिए उस स्थिति को ग्लोबीय स्थिति भी कहा जाता है। और इसीलिए जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में अध्ययन करते हैं। और ग्लोब के बारे में हमने अध्ययन किया था कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है एक पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है, एक मॉडल है। मॉडल ऑफ अर्थ कहलाता है ग्लोब, और जिस पर क्या बनी हुई है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना हुआ होता है, जिसे ग्रिड कहा जाता है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की यदि हमें खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण करना है तो इसका मतलब है कि अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि किसी भी स्थान की अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति का जो निर्धारण है वह अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किया जाता है। अब अक्षांश क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, और आज हम बात करेंगे देशांतर के बारे में और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो अब समझना कि यह जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो रेखा काटती है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। यह जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब इस भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो लंबवत रेखाएं खींची जाती है, जो भूमध्य रेखा के साथ 90 डिग्री का क्या है? कोण बनाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर या देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं या लॉन्गिट्यूड किसे कहा जाता है। पहले हम देशांतर की बात करेंगे और उसके बाद हम राजस्थान के संदर्भ में देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले
देशांतर। अब यहां पे समझना कि देशांतर क्या है। देशांतर पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। पृथ्वी पर खींची गई पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देशांतर जो रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, यह भूमध्य रेखा के समकोण पर यानी कि लंबवत खींची जाती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को से मिलाती। तो इसीलिए ध्यान रखना कि देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं वह भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है और यह जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। पॉइंट क्लियर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरी पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। यानी कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। और देशांतर रेखाओं का जो है उपयोग दो स्थानों के बीच में समय की गणना के लिए किया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर समय की जो गणना है वह देशांतर के माध्यम से की जाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान के समय की गणना देशांतर रेखाओं की सहायता से यानी कि आपको किन्हीं पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान के समय की गणना करनी है तो हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं और पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। जबकि अक्षांश रेखाएं हमने जब अध्ययन किया तो 181 अक्षांश रेखाएं होती है, जबकि देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 है। क्लियर। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो
देशांतर रेखाओं के मध्य समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट होता है। यानी कि क्योंकि किसी भी स्थान की समय की गणना हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय अंतराल होता है वह कितना होता है? 4 मिनट का होता है। लेकिन दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी दो देशांतर रेखाओं के मध्य औसत दूरी 111.32 यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में औसत दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक दूरी देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर तथा न्यूनतम दूरी यानी कि 0 ध्रुवों पर होती है। यह सामान्य जानकारी है देशांतर के बारे में कि देशांतर क्या होते हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दो देशांतर के बीच में दूरी कितनी होती है, सबसे ज्यादा दूरी कहां होती है, सबसे कम दूरी कहां होती है। साथ ही हम कह रहे हैं कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान के समय की गणना की जाती है। तो ध्यान रखना, विश्व के समय की गणना विश्व के समय की गणना 0 डिग्री देशांतर जिसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा से तथा भारतीय समय की गणना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से यह जो है देशांतर के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि देशांतर किसे कहते हैं अब समझना यहां से कि यह पूरी पृथ्वी है। क्लियर? और इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या
0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा इक्वेटर कहते हैं। यह भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। अब इस भूमध्य रेखा के लंबवत इस तरह से भूमध्य रेखा के एकदम लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो किसको, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है, इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। अब समझना कि देशांतर रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर इन देशांतरों के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होती जा रही है, और ध्रुवों पर जाते हैं तो यहां दूरी कितनी हो जाती है, 0। और इसीलिए भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है और ध्रुवों पर सबसे कम यानी कि 0 होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि 2 देशांतर के बीच में औसत माध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन देशांतर को लेके जो विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह प्रश्न आता है कि देशांतर का जो प्रयोग है वह विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है, समय की गणना के लिए। यदि आपको किन्हीं 2 स्थानों के बीच में समय की गणना करना है तो देशांतरीय स्थिति और उसके देशांतरीय विस्तार के आधार पर किया जाएगा, और इसीलिए विश्व में समय की गणना हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 2 देशांतर के बीच का जो अंतर होता है समय का, वह कितना होता है, 4 मिनट। 2 देशांतर रेखाओं के बीच में समय का अंतर कितना होता है, 4 मिनट होता है। और इसी कारण पूरी पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर में विभाजित किया गया है। क्यों, क्योंकि घड़ी एक का जो सुइयां, चाहे वह सेकंड का हो, चाहे वह मिनट का हो, चाहे वह घंटे का हो, जब वह पूरा एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। और जब सेकंड का सुइयां एक पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसको 60 सेकंड लगते हैं, जिसे हम 1 मिनट कहते हैं। और 1 मिनट के सुइयों को पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है, उसे हम 1 घंटा कहते हैं। और घंटे के सुइयों को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगते हैं, जिसे हम दिन कहते हैं। और पूरा जो है लगने में 24 घंटे का समय। इस कारण ध्यान रखना कि 360 डिग्री कोण बनाने में कितना समय लगता है, तो जितना समय लगेगा उसी के आधार पर देशांतर को कितने 360 संख्याएं दी गई है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम समय की गणना जो है वह किससे करते हैं, देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। लेकिन बात आती है विश्व की, तो जो विश्व की जो है समय की गणना है, वह विश्व में बीच में से गुजरने वाला जो देशांतर है, जिसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर, जो कि पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी। इस 0 डिग्री देशांतर से पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है। और यह 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है। इसीलिए इस 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जिसे मानक समय रेखा के रूप में जानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ग्रीनविच टाइम लाइन आपने नाम सुना होगा, ग्रीनविच रेखा, जिससे पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है, क्योंकि यह विश्व के लगभग मध्य से गुजरती है। और यह इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार जब भारत की बात आती है
तो भारत के समय की गणना भारत के मध्य से गुजरने वाले देशांतर से की जाती है, और भारत के मध्य से जो देशांतर गुजरता है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जानते हैं। तो विश्व की मानक समय रेखा तो है 0 डिग्री देशांतर, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रयागराज से गुजरती है। यह तो है कि देशांतर क्या होते हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है, दो देशांतर के बीच में कितना समय लगता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में औसत दूरी कितनी होती है, और दो देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे ज्यादा दूरी कहां है, सबसे कम दूरी कहां होती है, और विश्व के समय की गणना किस देशांतर से करते हैं और भारतीय समय की गणना किस देशांतर से की जाती है। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करें तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार की। तो अब समझना, जब हम राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए राजस्थान की सबसे पहला पॉइंट कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। अब देखिए, यह पूरी पृथ्वी, अब पूरा समझना, यह पूरी पृथ्वी है और यह पृथ्वी के बीच से गुजरने वाला देशांतर जिसे कहा जाता है जीरो डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। अब समझना, यहां से यहां जो ग्रीनविच रेखा है पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। यह कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और यह कहलाएगा पश्चिमी। यानी कि यह जो 0 डिग्री देशांतर है यह पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। जो इस रेखा के यानी कि ग्रीनविच रेखा के पूरब में वह पूरा पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम में वह पश्चिमी गोलार्ध। अब यदि हम बात करें राजस्थान की तो यह है राजस्थान। यह राजस्थान। यह है राजस्थान।
अब देखिए कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की देशांतर कि राजस्थान जो है इस पृथ्वी पर देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में आ रहा है, तो पूर्वी गोलार्ध में। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या होगी, पॉइंट क्लियर हो गया। कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध। जब हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का अध्ययन किया तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध। और इसीलिए हमें कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है तो पूर्वी गोलार्ध, या राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो पूर्वी गोलार्ध है। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट है कि जैसी स्थिति होगी वैसा ही उसका विस्तार होगा। कि यदि हम बात करें कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, पूर्वी गोलार्ध, तो वहां पूछेगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अब समझना राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। जब हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान इस देशांतर से इस देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि जब हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो यहां जो देशांतर है, इस देशांतर से इस देशांतर के बीच में, यहां देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहां जो देशांतर है यहां है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि दूसरा पॉइंट, राजस्थान का कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट और यह बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यह राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। यानी कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध है। इसलिए देखिए देशांतरीय विस्तार में जो है दोनों जगह क्या आता है, पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध है, तो जब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब इसके बाद आपको आगे पूछा जाएगा कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। तो अगली बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की।
कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है? तो 8 डिग्री 47 मिनट कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है? तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित। अब ये 8 डिग्री 47 मिनट आए कहां से? तो देखिए, जब हम 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट का घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 17 में से 30 नहीं जाते हैं, तो यहां से हम 1 मिनट यानी कि 60 डिग्री क्या लेंगे? उधार। और 60 और 17 कितने हो गए? 77 में से 30 गए 47, और यहां 77 में से 69 गए तो 8। तो यह 8 डिग्री जो है 47 मिनट कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है? तो राजस्थान जो है वह 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। क्लियर? अब इसके बाद यह जो बिंदु होगा, यह राजस्थान का कौन सा बिंदु होगा? राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? कटरा। और यह राजस्थान का कौन सा होगा? पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? तो राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का निर्धारण किससे होता है? राजस्थान के देशांतरीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार से। तो अब बात करते हैं राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा। किस जिले में है? जैसलमेर। और इसकी जो देशांतरीय स्थिति है वह क्या होगी? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। वहां इस राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की क्या होगी? देशांतरीय स्थिति। और राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु यहां होगा सिलाना या सिलान गांव। किस जिले में है? धौलपुर में। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसकी देशांतर स्थिति कितनी होगी? 78 डिग्री 17 मिनट। और इसके बाद आता है राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई। और राजस्थान की जो पूरब से पश्चिम चौड़ाई है वह है 869 किलोमीटर। यानी कि यह जो चौड़ाई है राजस्थान की पूरी, यह कितनी मिलेगी?
किलोमीटर। तो इस प्रकार से देखिए राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार को लेके क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति यानी कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या होगी, पूर्वी गोलार्ध। अब जैसे ही हमें यह पता चला कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति पूर्वी गोलार्ध है, तो अब वह आपसे पूछेगा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कि पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान किन देशांतरों के मध्य है। तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इन देशांतरों के मध्य है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य है। यदि हम 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच की बात करें तो कितने देशांतर हैं, तो राजस्थान जो है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। अब जो जहां से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरता है वह राजस्थान का पश्चिमी बिंदु होगा। तो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा जैसलमेर है, और जिसकी देशांतरीय स्थिति क्या होगी, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु जहां से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरता है, तो राजस्थान का जो है पूर्वी बिंदु है सिलाना या सिलान गांव, जो कि धौलपुर में है, और उसकी देशांतरीय स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इन देशांतरों के बीच से हमें राजस्थान की क्या चौड़ाई पता चलती है कि राजस्थान जो है पूरब से पश्चिम कितना चौड़ा है। तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें अक्षांशीय स्थिति को पूछा जाता है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। उसके बाद हमें पूछा जाता है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो जब हमें अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की पूर्ण जानकारी है तो इस स्थिति से ही हम राजस्थान की क्या खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण करते हैं। लेकिन राजस्थान की खगोलीय और ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण तभी ही संभव है जब हमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार एकदम कंप्लीट तैयार है, एकदम कंप्लीट याद है। तो इसलिए ध्यान रखना, पहले हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति को पढ़ने से पूर्व उसके अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करते हैं। और इसी श्रृंखला में राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत आज हमने राजस्थान की देशांतरीय विस्तार और देशांतरीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।